नहीं करूँ सर। यस कर सर रेडी। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका आज का दिन? अच्छा है सर। क्या किया सुबह से उठ के? सर कुछ फैक्चुअल्स रिवाइज किए थे नोट्स में से, और न्यूज़पेपर पढ़ा है थोड़ा। क्या पढ़ा? सर थोड़ा ईरान और जो अभी यमन ने इसराइल पर अटैक किया है वो है। दूसरे जो नोएडा जेवर एयरपोर्ट है वो उसमें, और जो सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए लेके आ रही है उसके बारे में पढ़ा। एलपीजी में जो हमारे सीएम हैं उन्होंने मीटिंग की है, तो पीएनजी और एलपीजी की जो शॉर्टेज वगैरह इश्यूज है उसको कैसे कंडेम किया जाएगा, मतलब सॉल्व किया जाएगा उसके। पीएनजी क्या होता है? सर ये एक पाइप नेचुरल गैस है। कैसे मिलती है? सर इसको पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये होती है एलपीजी की तरह ही है, लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस होती है उसी की तरह होती है, बस पाइप के थ्रू हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सरकार कह रही है इसकी तो मतलब कमी नहीं, इसको तो और अगर बढ़ जाए कनेक्शन पाइप से तो ऐसा कहा सरकार ने, इसकी वजह से कोई शॉर्टेज नहीं है, खाली मतलब कनेक्शन ही कम है इसके, ऐसे बता रही। सर इसका मैं चलिए ठीक है, मान लो ये खाड़ी है तो और लंबा खिंच जाता है, इसको करीब 1 महीना होने जा रहा है। यस सर। तो हमारे सामने क्या क्या संकट पैदा हुए? सर एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल और जो कॉमर्शियल है हमारे वो कहीं ना कहीं इसके यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, और जो हमारी सैंडस्टोन या सिरेमिक और इन सब की जो इंडस्ट्रीज हैं माइनिंग वाली, उनको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट भी इफेक्ट होगा सर, एंड मेनली ये इफेक्ट्स है सर। एग्रीकल्चर में हम लोग ये जो है इसमें जो सेल्फ डिपेंडेंट तो हो गए, अनाज खूब हमारे पास ना, लेकिन उसमें इतने सारे यूरिया फर्टिलाइजर्स वो डाल डाल के उसको, उसमें ये कैंसर को बढ़ावा बढ़ रहा है ना। ऐसा क्या करें कि उत्पादन भी अपना बढ़ता रहे और कैंसर भी ना हो, पहले क्या कर सकते हैं? सर इसके अंदर हम जो जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इनको ज्यादा से ज्यादा हम यूज में लेके आए, ताकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं वो कम हो सके। दूसरा नैनो यूरिया को हम प्रमोट करें, इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं, और फील्ड लेवल डेमोन्स्ट्रेशंस फार्मर्स को ज्यादा दें ताकि वो उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए किसी भी नए जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पे। एंड सर हम ऑर्गेनिक और जो नेचुरल फार्मिंग के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस भी बना रहे हैं, तो उस पे भी सर ग्रेजुअली हमें। नैनो यूरिया अच्छी है, काफी एफिशिएंट भी है, लेकिन फिर भी किसान इसको अपना मतलब कम यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर उनको ट्रस्ट अभी नहीं आ रहा है, इसलिए उनके लिए साथ में ये है कि हम फील्ड लेवल डेमोन्स्ट्रेशंस करें फार्मर्स के साथ में, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हम उनसे परिचित कराएं, और उसके लिए अवेयरनेस और रियल फील्ड मॉनिटरिंग के हिसाब से उनको सर वो ट्रस्ट उनका बिल्डअप करना है। उसके बाद में वो उसको डेफिनेटली। इसको काम में कैसे लेते हैं नैनो यूरिया, किस तरह यूज करते हैं किसान? सर इसको स्प्रे करते हैं सर, लिक्विड। वो एक इसका वो है पॉइंट जो उनको पसंद नहीं आ रहा स्प्रे करने में। पहले वो ब्रॉडकास्ट करते थे यूरिया, तो उनकी एक प्रैक्टिस हो रखी है और इस वजह से वो उससे अडेप्टेड है सर। तो धीरे धीरे हम नैनो यूरिया के लिए प्रमोट कर पाएंगे अगर इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी ये जो आपने लिखा है एनजीओ में आपने कुछ काम किया है, एनजीओ क्या होता है? सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो किसी सोशल वेलफेयर या इस टाइप की स्कीम्स के लिए काम करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, एंड दे आर रजिस्टर्ड ऑल्सो अगर अंडर ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट। तो आपने उसमें भी आगे और काम क्यों नहीं किया? अच्छा होता है एनजीओ, तो सेवा करने का बड़ा सा मौका मिलता है उसमें। सर मैं अभी भी देती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, मेरे पास थोड़ा टाइम अवेलेबल होता है तो मैं अपनी सेवाएं देती हूँ सर बच्चों को पढ़ाने के लिए। महिला उत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या योजना ला रखी? जी सर। सर सोशल एम्पावरमेंट के हिसाब से महिलाओं के लिए पीएम मातृ वंदना योजना आ रखी है जिसमें 6,500 उनको दिया जाता है। और सर जैसे हम सर एलपीजी जो गैस सब्सिडी है उस पे भी हम महिलाओं को 450 रुपीज गैस प्रोवाइड करवाते हैं। लाडू प्रोत्साहन योजना है। हेल्थ के लिए सर एजुकेशन के लिए भी है, और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मिशन शक्ति है, हम पेट्रोलिंग यूनिट्स खोल रहे हैं सर, और बेटेलियंस भी हैं, ये सब हम कर रहे हैं।
तो महिला सुरक्षा के लिए इसमें ये कानून कौन कौन से हैं? सर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पॉश एक्ट 2013। अभी यही रिकॉल कर पा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। अच्छा, मैं आपको कुछ इसमें ये फील्ड्स बताऊंगा, उस फील्ड्स में आप ये दो महिलाओं के नाम बताएंगे जो ख्यात नाम है, अच्छी महिलाएं हैं। जी सर। ठीक है, राजनीति? सर इंदिरा गांधी जी एंड सरोजनी नायडू। प्रशासन? जी सर। सर दुर्गा शक्ति नागपाल जी एंड विशाखा यादव। और खेल में? जी सर। सर अवनी लखेरा एंड दिव्य कृति सिंह। समाज सेवा? सर अहिल्याबाई होलकर एंड ठीक है सर। आपने एग्रीकल्चर में है वो पीएचडी की है। जी सर। और मैं आपका ये प्रेफरेंस देख रहा हूं तो 6 नंबर पे आपने है वो एग्रीकल्चर को दिया है। जी सर। ऐसा क्यों? एग्रीकल्चर में यदि आपका इंटरेस्ट इतना भयंकर इंटरेस्ट दिख रहा है मेरे को, और आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो इसको 6 नंबर पे लिया है, ऐसा क्यों? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बहुत डाइवर्सिफाइड है और मैंने जो अपनी डिग्रियां गेन की है उसमें भी मैंने अपनी डाइवर्सिटी देखी है। मैंने पहले उदयपुर में रही, मैं फिर IRI पूसा न्यू दिल्ली रही, उसके बाद मैं बीकानेर रही। तो मैंने अलग अलग जो डाइवर्सिटीज हैं उनकी नॉलेज गेन की है। तो मुझे डाइवर्सिफाइड रोल प्ले करना है फील्ड लेवल पे, इसी वजह से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को सबसे फर्स्ट रखा है। इसमें तो आपने बिल्कुल जो एजुकेशन में तो आपने बिल्कुल एक स्पेसिफिक कर लिया एग्रीकल्चर को। जी सर। और अब डाइवर्सिफाइड में अब आप जाना चाहते हैं इतनी हायर एजुकेशन, इतना एडवांस अपने जो एग्रीकल्चर को आधार बनाया। तो राजस्थान में है वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, फार्मर्स की हैं वो क्या प्रॉब्लम्स है सबसे ज्यादा? सर राजस्थान में एक तो सर एरिड और सेमी एरिड रीजन्स है मोस्टली, तो हमारे लिए क्लाइमेट एक कांस्टेंट है, रेनफॉल पैटर्न सिमिलर नहीं है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी काफी है और उसमें सर जैसे फ्लोराइड के इश्यूज है, सॉल्ट के इश्यूज हैं और सेम सॉइल्स जो है वो भी है। उसके अलावा सर हमारे प्रोसेसिंग नहीं है सर, जो हमारे फूड की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, तो हमें उतना फार्मर्स को प्राइसेस नहीं मिल पाते, मार्केट लिंकेजेस भी नहीं है और बस सर ये ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो वॉर है इसका इम्पैक्ट है वो हमारे क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी आएगा क्या? जी सर। कैसे? सर जो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है सर, हम पोटेशियम और जो DAP है हम काफी इंपोर्ट करते हैं सर, तो इनकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी फर्टिलाइजर की, और हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो सर कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन है शॉर्टेज आएगी सर। उसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। किस रूप में इफेक्ट डालेगा मुझे बताएं कि वो यानी कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हम? नो सर, हम इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे और कॉस्टली काफी रहेगा सर, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज आएगी उसकी वजह से। ये एग्रीकल्चर जो वो में है वो सब्सिडी है वो सबसे ज्यादा दी जाती है फार्मर्स को, है वो ऐसा क्यों किया जाता है? इतना लंबा समय हो गया है भारत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को भी शुरू की हुई है और वर्तमान में भी अभी है वो सब्सिडी है वो जारी है। सर मेनली ये कि इनपुट कॉस्ट जो है वो फार्मर्स के लिए काफी बढ़ जाती है अगर गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी नहीं देती है तो। पर अभी जो हमारी जो सिचुएशन है एग्रीकल्चर की उसमें हमें सब्सिडीज को रैशनलाइज करने की बहुत जरूरत है सर, क्योंकि मेनली फार्मर्स आर यूजिंग यूरिया and they are not indiscriminately they are using, not in a proportional ratio. So सर हमें बैलेंस वही रखना होगा, पर DAP और पोटेशियम के लिए हमें जो सब्सिडी है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा और यूरिया के लिए सर थोड़ा कम और नैनो यूरिया वो करें। ये अभी भारत के है वो कितने स्टेट्स में है वो चुनाव हो रहे हैं? सर 5 में। और महिलाओं को है वो महिला वोटर्स को है वो आकर्षित करने के लिए है वो
सारे ही स्टेट्स हैं वो प्रयासरत हैं और बहुत बड़ा पैसा है वो उनके खातों में है, वो ट्रांसफर किया। तो क्या आप इस तरह की जो स्कीम्स हैं जिसमें महिलाओं के खाते में है वो कैश ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका क्या इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आता है? यस सर, इस पे हमारा जो फिस्कल एक्सचेकर है वो काफी डेफिसिट इंक्रीज भी होता है सर, रेवेन्यू लॉस है सरकार को। बट इसमें ये है कि सर ये थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरी है, इसमें रैशनलाइज, ताकि एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, उनसे हम इंटीग्रेट करके और वुमेन्स को अगर सब्सिडी प्रोवाइड करवाएं तो सर विमेंस को ही क्यों कर रहे हैं? मैं तो, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये विमेंस के ही खातों में, मेन आदमियों के खातों में क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या वो वोट नहीं देते हैं? सर वुमेन्स को एम्पावर करने के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सोशली और इकोनॉमिकली उतनी इम्पोर्टेंस और अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं मिली है, इस वजह से सर। कौन सी स्कीम है महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जो असम में चलाई जा रही है? उसका नाम, स्पेसिफिक नाम है बीहू। सर बीहू योजना है सर, बीहू फेस्टिवल योजना जो है। तो बीहू बोनस, यस सर, बीहू बोनस, यस। बीहू बोनस है वो, वहां पे महिलाओं को वो दिया जा रहा है। तो ये क्या कोई अलग ट्रेंड नहीं हो गया है चुनावों का कि महिलाओं को है वो कैश ट्रांसफर करो चुनाव से पहले और वोट लेके जीत जाओ? सर इसके अंदर डेफिनेटली सर चेंजेस लाने की जरूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये चेंजेस आएंगे सर। इसे कहीं ना चलिए, यमन के जो ये हूती विद्रोही हैं, यस, इनको हूती विद्रोही है वो क्यों कहा जा रहा है? क्या प्रॉब्लम है इनकी? है वो सर इनका जो शिया और सुन्नी का जो मेनली कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट है सर। सर अभी मैं यही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इस स्वेज नहर का भी इश्यू है वो अभी आ रहा है सर। क्या है स्वेज नहर का? क्या, क्यों इश्यू क्या है स्वेज नहर? सर स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्टिंग जो एक चौक पॉइंट है वो है, स्ट्रेट है। और इसमें सर मेनली जो इजिप्ट है, इट इज अंडर इजिप्ट ओनली, एंड सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर ट्रेड। एंड ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जी, इसका ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है? सबसे ज्यादा है वो, इस लड़ाई का भी केंद्र है वो हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है। इसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बारे में मुझे बताएं। सर ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को एक कनेक्टिंग स्ट्रेट है, नैरो वाटर पैसेज है, जिसके थ्रू सर जो नेवी वॉरशिप्स और जो हमारे टैंक ऑयल, क्रूड ऑयल का हम 40% ग्लोबली इंपोर्ट करते हैं। और पहले सर हम स्पेन से पूरा वो कैप ऑफ, सॉरी सर, स्पेन से होते हुए फिर हम पूरा कवर करते थे। अब ये हमारे लिए डायरेक्ट रूट है। और चाइना और जो रशिया है उनके लिए भी सर ये कनेक्टिंग रूट है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। लॉकडाउन की बात करते हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को भी है वो, केंद्र सरकार को भी अनाउंस करना पड़ा कि नहीं हमारी ऐसी कोई स्कीम नहीं है। क्या लॉकडाउन लगने से क्या ये जो युद्ध की जो स्थिति है इसका इम्पैक्ट हमारा कम हो जाएगा? सर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ लॉकडाउन करने से कम हो जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम मीडिया, सोशल मीडिया या इसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करें कि वो धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। जैसे सर अभी सोलर जिनके पैनल्स घर पे जिन्होंने लगा रखे हैं उनको इंडक्शन और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और लोगों को इस सिचुएशन में पैनिक ना हो और जो भी ऑल्टरनेटिव ला सके उनके अवेयरनेस के बारे में बताना चाहिए। सर लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन सर। नेपाल में नहीं, ये बीमारी नहीं है एक तरीके से कोविड जैसी कि लॉकडाउन लगाने से नहीं। ये जो अफवाह जो फैलाई जाती है कि लॉकडाउन लगाएंगे, इसके पीछे भी कोई मकसद होता होगा ना वैसे? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। अभी नेपाल में नई सरकार बनी है, किसके नेतृत्व में बनी है? सर बैलेंस शाह है, उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के हैं। ये एक पहले रैपर थे। तो इनके साथ हमारे है वो किस तरह के संबंध होने की आशा है भारत की?
सर हमारे इनसे काफ़ी अच्छे कल्चरल टाइज हैं नेपाल से, और हमारे जो डैम और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेपाल के साथ में, उसको भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। और सर अभी मैं ये रिपोर्ट करती लास्ट क्वेश्चन मेरा, हूँ। यदि क्योंकि आप एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन है आपका, यदि हम राजस्थान में यदि हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बढ़ाना चाहें तो हमें और क्या क्या प्रयास है वो करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, जैसे हमें न्यूट्री सीरियल्स को इंकॉर्पोरेट करना होगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है रेम्यूनरेटिव उनको भी हमें इन्वॉल्व करना होगा। दूसरा सर जो फूड प्रोसेसिंग है उसे बढ़ाना होगा। तीसरा सर हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारी स्कीम है उसमें सर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, हमें ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाने होंगे, उससे सर उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती है क्रेडिट के लिए, और वो अपनी अच्छी प्राइस वो कर सकते हैं अचीव। और मार्केट लिंकेज, और जो अभी भारत विस्तार है सर गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें सर ये कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी फार्मर को एग्रीकल्चर एडवाइसेस मिलेंगी, एंड उसमें एक व्हाट्सएप असिस्टेंट चैटबॉट भी है जो भारती नाम का, वो आपको रियल टाइम आपके जो फील्ड की सिचुएशन है वो करेंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को भी एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी बढ़े और वाटर का जो है सर यूज वो भी बढ़े। ठीक है सर। ओके, मैं जो देख पा रहा हूँ कि आपके डेफ में जो आपने जन्म तिथि का उल्लेख किया वो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1994 की है, और अभी 2026 लगभग 32 साल की उम्र आपकी हो गई है। और शिक्षा की अगर बात करें एकेडमिक्स में, तो आपकी विशेषज्ञता कृषि में सबसे ज्यादा रही है। 32 साल की उम्र के बाद भी आप किसी रोजगार क्षेत्र में नहीं है। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपने क्वांटिटेटिव जो है वो एजुकेशन ली है, इसके अंदर क्वालिटेटिव का कहीं पे भी आपने उपयोग नहीं किया है। जैसा कि सर ने प्रश्न पूछा, उसी का पूरक प्रश्न मेरा दोबारा आपसे है कि आपने 6ठे नंबर पे एग्रीकल्चर भरा, और आप डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जहां पे आप आरपीएस पहले भर रही हैं, डीटीओ भी भर रही हैं और बीडीओ भी भर रही हैं। तो आपने 2012 से लेकर के 2026 तक जो तालीम हासिल करी है वो कृषि विज्ञान से संबंधित करी है, वो कहाँ पे उपयोग में लेने वाली है आप, जबकि वहां पे किस प्रकार की सेवाओं का कोई लेना देना नहीं है। तो जो विशेषज्ञता आपने हासिल करी है उसके बारे में बताएं सर। अगर मैं एग्रीकल्चर में होती और साइंटिस्ट होती तो मैं एक क्रॉप को इम्प्रूव कर पाती, बट अब मैं जब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आती हूँ तो मैं फार्मर्स की वॉइस बन सकती हूँ। मुझे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और बाकी जो भी डिपार्टमेंट है उनसे कनेक्ट करके मेरे में जो स्पेशलाइजेशन है उनके लिए जो गवर्नमेंट की नहीं, अगर पॉलिसी। ऐसा साक्षात्कार हम सिर्फ अगर कृषि क्षेत्र का ले रहे होते तो आप जो बातें बोल रही हैं वो समझ में आती, लेकिन यहाँ पे तो सेवाओं में विविधता है, डीटीओ और बीडीओ और साथ में डीटीएस भी आपने जो लिखा, वहां पे तो इस प्रकार की महिलाओं की आवाज कैसे बनेगी? वहां तो आप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेंगे। यस सर, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन मैंने अपनी एनसीसी में सीखा है सर, डिसिप्लिन और लीडरशिप। एंड सर मेरे अंदर सर एक हाइपर कल्चरल इंटेलिजेंस भी है, जिसके थ्रू मैं वुमेन्स को अपनी उनकी वॉइस और अवेयरनेस के लिए एम्पावर कर सकती हूँ। ड्रोन दीदी के बारे में कुछ बताएं, और इसकी सीख से और कहाँ का स्टेट्स के अंदर ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? जी सर। नमो ड्रोन दीदी में जो हमारे नैनो यूरिया और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके स्प्रे के लिए वुमेन्स को ड्रोन का कैसे यूज किया जाता है उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ये, और इसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है सर। एंड कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं वहां से ये 80% सब्सिडी पे वुमेन्स को मिल सकते हैं, और 1000 ड्रोन्स हम वुमेन्स को दे। अभी जैसे भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, जब ये सिचुएशन चल रही थी तो ड्रोन को फ्लाई करने की कुछ जो है वो प्रतिबंधित लगाए गए थे। कौन कौन से प्रतिबंधित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नहीं उड़ा इसके जो है उड़ान नहीं लगा सकते अपन, और कितनी ऊंचाई तक कर सकते हैं? आई थी ना गाइडलाइन इसके बीच में, कौन कौन सी थी? सॉरी सर, अभी मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। अभी हाल ही के अंदर जो है कुसुम या जो योजना है उसका दायरा जो बढ़ा करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, कुछ पता है इसके बारे में? कि 2026 31 मार्च तक इसको जो है वो
बंद किया जाना था उस योजना को, अभी कितना बढ़ा दिया गया है और उसका दायरा कितना और जो है वो वृद्ध कर दिया गया है? कुछ है जानकारी इसके बारे में? इसको पढ़ूंगी सर। चलिए कोई बात नहीं, आप ही बताएं कि रोबोटिक इंडस्ट्री है वो लगातार फल फूल रही है। जी सर। दिल्ली के आसपास ऐसा कौन सा एनसीआर का एरिया है जहाँ पे जो रोबोटिक्स इंडस्ट्री है वो अभी चर्चा में है? सर जो नोएडा है, नोएडा में वहाँ पे एक रोबोटिक काफी इंडस्ट्रियल जोन है हाँ। जहाँ पे हम तरह तरह के रोबोट्स बना रहे हैं। जैसे सर ऑटोमेटिक डॉग है जो सोशल सिक्योरिटी या गश्त वगैरह इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किए जाएंगे। लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे इस प्रकार का प्रोग्राम होता है तो भारत की छवि तो ऑलरेडी पहले ही हम जो खराब कर चुके हैं, जैसे गलकोटिया विवाद, तो क्या बेहतर बना पाएंगे? जबकि छवि तो जब आपने भारत मंडपम में सारे देशों के जो प्रतिनिधि आए हुए थे वहां पे हमने इस प्रकार के आर्टिफिशियल डॉग का नमूना दिया जो चाइना से बना हुआ था और किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका यहाँ पे जो प्रदर्शन किया गया। हाँ सर, वो थोड़ा सा इशू था, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूनास थे जिनको आगे सुधार लिया जाएगा। बट अभी सर कल ही परसों एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये था कि जो एआई की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए इंडिया में जो स्किल वर्कफोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इंडिया एआई और रोबोटिक्स में आने वाले समय में यूएसए एंड चाइना से भी मतलब अच्छा करने की क्षमता रखते हैं सर। कहा यह जा रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर एआई का जो है बहुधा इस्तेमाल होने लगा है। जी, लेकिन एआई अपने आप में प्रमाणित है या नहीं है इसका दायरा कौन फिक्स करेगा? क्योंकि एआई पे जब हम सारे सवाल पूछते हैं तो कभी कभार वो मिस्टेक्स भी करता है। और आप चिकित्सकीय अगर परीक्षण करवा रहे हैं या आप सर्जरी करवाने के लिए जा रहे हैं और वहां पे डॉक्टर सिर्फ एआई के थ्रू अगर सर्जरी करने लगे और वहां पे कतिपय मामलों में इस प्रकार की अगर कह सकते हैं गलतियां हुई तो फिर मरीज को तो अपनी जान से हाथ रखना पड़ सकता है। इस पे कोई इस प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं आनी चाहिए आपकी नजर में कि एआई को तो किया जाए लेकिन एआई की बातें सर्वथा सब जगह मान्य हो या वो ऑलरेडी पहले से प्रमाणीकरण हो? यस सर, एआई में ये है कि सर वो एक एल्गोरिथम और डेटा पे वर्क करता है। तो जो डेटा हम इन्फ्यूज कर रहे हैं उसके लिए एक गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए पर्टिकुलरली कि डेटा इज ऑथेंटिक और वेरीफाइड और नॉट, बिकॉज इट टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट। दूसरा सर जो कंट्रोल करते हैं, जो असिस्टेंट्स होते हैं या एक्सपर्टाइज होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर यूजिंग एआई वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करनी चाहिए। They should be responsible and accountable for their actions because command and control on AI robotics or etc. is in the hands of the doctors if we see in the health sector. लेकिन अगर उन्हीं के ऊपर अगर सारी कैसे डिपेंडेंसी अगर हो जाएगी तो फिर एआई को कौन संभालेगा कि वो जो सूचनाएं दे रहा है वो सही है? क्योंकि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बिल्डअप हुआ नहीं है। एआई तो अपने आप में बन गया लेकिन चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। तो आप अभी आपकी नजर में क्या एआई के थ्रू इस प्रकार के जटिल ऑपरेशन करवाए जाने अभी पॉसिबल है कि डॉक्टर्स जो एआई की टेक्निक्स हैं वो जैसा सजेशन देते हैं उसे पे डॉक्टर्स आगे उसको गो थ्रू करते हैं? सर विद टाइम अभी सर कल परसों एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये था कनाडा के डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए मना करा था, स्पाइन की सर्जरी के लिए। हमारे एसएमएस के डॉक्टर्स ने उस सर्जरी को किया है। अगर अब वो नॉर्मल सर्जरी करते हैं तो 80% एक्यूरेसी होती है, बट विद एआई एंड रोबोटिक्स इट वाज 99% एक्यूरेसी। तो सर इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं इन पे और भी रिसर्च करी जानी चाहिए और उसके बाद ही एआई के यूज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर, ईरान, इजराइल और अमेरिका के संबंध में। कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करने वाली है इसमें? सुना है क्या आपने इसके बारे में? यस सर, इसमें सर सऊदी अरेबिया एंड टर्की विल टेक, एंड एक और करने वाली कंट्री सर वो मैं भूल गई। मिस्र के बारे में सुना है? मिस्र के बारे में, इजिप्ट के बारे में? यस सर। आप ही बताएं कि 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त भारत जो है बनाने की घोषणा पहले से की गई थी। क्या इसकी रोड मैप है अभी तक? क्या भारत पूर्ण रूप से जो नक्सल मुक्त बन गया है? सर इसके लिए सरकार ने ऑपरेशन समाधान किया था। दूसरा इसके लिए सर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एक फोर्स और जैसे कोबरा फोर्स है वो एम्प्लॉय की थी। जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड थे उसके अंदर वहीं के जो लोकल
हैं ट्राइबल लोग, उन्हीं को एम्प्लॉय किया था बिकॉज दे नो द पाथ और पैटर्न किस टाइप का रहता है नक्सलिज्म को। तो जो इनके लीडर्स थे उन्होंने सरेंडर भी किया है, और सरकार ने सिर्फ सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी लाए जिसके अंदर वो उनको आवास और एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स और रोड कनेक्टिविटी ऐसी सभी चीजें दे रहे हैं। तो काफी हद तक ये देखा जा रहा है कि नक्सलिज्म ऑलमोस्ट एंड स्टेटस पे है सर। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपने एनसीसी कर रखा है? जी सर। एनसीसी में आपने .22 राइफल ऑपरेट करी होगी। जी सर। अभी एक अडानी ने एक स्वदेशी शस्त्र बनाया है प्रहार नाम से। जी सर। ठीक है, क्या है ये, और सेना को कब तक मिलने वाली है, और कितनी यूनिट्स अभी उन्होंने सप्लाई सेना को कर दी है? जी सर। सर अभी जो लाइट वेट गन है 7.62 mm की है, वो प्रहार नाम की, वो 2000 यूनिट्स उसकी सप्लाई की है सर आर्मी को। लेकिन वो तो आर्मी के पास में ऑलरेडी आपने कह सकते हैं कि एक तो एलएमजी के बारे में आपने किया। जी सर। और एक जो 7.62 mm ऑलरेडी पहले से है अपने पास में सर, वो सेल्फ तो नया क्या है? सेल्फ लोडेड तो सारी होती है राइफल्स। सर ये लाइट वेट गन है। लाइट में? यस सर, और इसकी 1 किलोमीटर रेंज है सर। 1 किलोमीटर? यस। ओके, ठीक, थैंक यू सर। प्लीज। महिला उत्थान की बहुत सारी बातें होती हैं, स्कीमें खूब चल रही हैं। किस एरिया में आज की तारीख में महिलाएं पीछे हैं बताइए? सॉरी सर, किस क्षेत्र में महिलाएं आज आगे नहीं है पुरुषों के मुकाबले? कौन से क्षेत्र में पीछे रह गई महिला? राष्ट्रपति यहाँ बन गई है, प्रधानमंत्री यहाँ बन गई है, और गवर्नर, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष भी वो मीरा कुमार रही थी, मीरा कुमार रही। और आपके इसमें ये जो लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है, कौन से क्षेत्र में महिलाएं नहीं है बताइए आप? सर ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स महिलाओं ने कहीं ना कहीं टच कर लिए हैं, बट अभी भी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, भले वो पॉलिटिकल हो, जैसे हमारा 14% पॉलिटिकल है वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन, इसको हमें वर्ल्ड लेवल पे 28% है, तो उतना बढ़ाने की जरूरत है। और इकोनॉमी में भी सर वुमेन्स जैसे WHO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनमें सर वुमेन्स पहुंच गई है। बट एक तो सर यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं मेन, उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन्स को। एंड चलिए, आपको अगर मौका मिलता है कि महिलाओं के लिए कोई एक स्कीम हो और बढ़ा सकती उनकी भलाई के लिए, तो क्या बनाना चाहेंगी? सर मैं उनके एनरोलमेंट जो है स्कीम्स में कि वो ज्यादा से ज्यादा करें, उसके लिए मैं सर 2 ऐसी स्कीम्स होंगी जिनको मैं लिंक करना चाहूंगी कि अगर वो स्कीम का वो बेनिफिट लेंगे, जैसे इम्यूनाइजेशन है हेल्थ के लिए, तो अगर वो वैक्सीनेशन लेंगी प्रॉपर, तो उसके बाद में उनको जो बाकी बेनिफिट्स हैं आगे के वो मिलेंगे, जैसे कोई इंसेंटिव्स है, तो उसके लिए वो पहले वाली स्कीम को अगर लेंगी तभी नेक्स्ट स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं ऐसा कुछ रिकमेंड करूंगी। ठीक है, पुरुष हितों के लिए कोई बहुत ज्यादा कानून है नहीं, आपको मौका मिलता है कि एक कानून बना सकते, तो क्या बनेंगे पुरुषों हित के लिए? सर मैं जेंडर इक्वालिटी जितने भी जो एक्ट हैं उन्हीं के अंदर रिकमेंड कर सकती हूँ कि उनको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, और उनके लिए भी एक जैसे बॉडी है जो कॉमन बॉडी बनाई जाए, वुमेन्स के लिए जैसे बॉडीज हैं अपीलेट बॉडी, वैसे मेंस के लिए भी बनाई जाए। आप में कौन से गुण है जिनके आधार पे आप अपने आप को आरएस के योग्य मानते हैं? सर मेरे में एक तो डेटा ड्राइवन डिसीजिवनेस है, जो मैंने अपने रिसर्च में सीखा है कि डेटा के बेसिस पे हम एविडेंस से एक्शन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। दूसरा सर मैंने कमांड भी और कंपैशन दोनों है, क्योंकि मैंने एनसीसी में अपनी कमांडिंग पावर सीखी है। कंपैशन मैंने जो अपने वॉलंटियरिंग की है जिस एनजीओ में, बंधु जन सेवा संस्था में बच्चों को पढ़ाया है। तीसरा सर मेरे में लोकल कल्चरल इंटेलिजेंस है, जिसमें मैं लोकल फोक गीत जो है हमारे कल्चरल, वो मैं गाती हूँ और उन्हें एंजॉय भी करती हूँ। तो वुमेन्स, रूरल वुमेन्स के लिए अगर मुझे कोई ऐसा कुछ सिखाना हो तो मैं उसमें भी सक्षम रहूंगी सर। कमियां क्या है आपकी? कमियां ये है कि सर अभी जो मैं रिकॉल मतलब मुझे महसूस करती हूँ कमी कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ सर, तो मुझे थोड़ा नहीं। आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगी? सर मेरा मेन फोकस सर सिविल सर्विसेज ही रहेगा,
मैं फिर से प्रयास करूंगी सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू संपन्न, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर। मेरी कमेंट्स की आइए भाग्यश्री जी, भाग्य आपका इंतजार कर रहा है, बहुत हो गया, इस बार आप सफल हो जाएंगी, बैठिए। थैंक यू सर। आपका 1 तारीख को इंटरव्यू है, जी सर। 30 तारीख को वहां पहुंच जाना है। नहीं, 31 को, सेम नहीं आते, लेकिन पहले आते हैं, ठीक है। जी सर। वो अब आपके पास इतने टाइम है कि आप अखबार पढ़े रेगुलरली गहराई से, पिछले आप 2 वीक के लिए कम से कम पढ़ी रहो जो घटना है ना, जी सर। जब से ये स्टार्ट हुआ बात, 2 क्या 1 महीने की पढ़ लो आप, जब से सारा करके जी सर। इसको पढ़िए गहराई से। आप सीरियस मत रहिए, आप थोड़ा सीरियस हो जाती है, मतलब चेहरे पे ना हंसमुख रहिए चेहरा। आपका इंटरव्यू कब है, आफ्टरनून या फॉरनून में? आफ्टरनून सर। आपको 1:45 बुलाते हैं। जी सर। आपका इंटरव्यू नंबर 5 साढ़े 5 बजे तक लगता है शाम को, जी सर। 5-6 घंटे का वेट हो जाता है। एनर्जी लेवल वैसे भी आप उस अंदर आदमी घबराता है तो उसका कम रहता है, और लंबे इंतजार में और कम रहता है, बिना खाए पिए ना। साथ में कुछ खाने के लिए ईटेबल्स रखे आप, चॉकलेट्स ना, कैडबरी, डेयरी मिल्क ऐसा रखे, उससे एनर्जी मिलेगी और मूड ही खुश रहेगा। ठीक है सर। आपसे आगे वाले कैंडिडेट की जैसी मतलब घंटी बज गई अंदर जाने के लिए, आप वॉशरूम में जाइए, अपने आप को देखिए, मेरे बाल कंघी हो रखे, बाल भी आप ऐसे खुले रखेंगे, इस पे कुछ क्लचर वगैरह नहीं मिलेंगे? सर क्लचर मैंने लगा रखा है सर। थोड़े से और इनको संभाल लेना ना, हाँ, जैसे फैल रखे हैं ना। हाँ आप लोग जैसा समझते हैं महिलाएं मुझे, फिर भी मतलब डिसिप्लिन वो रहे। जी सर। फिर आके अपनी सीट पे आके बैठ जाएंगे। बैठते आप फिर क्या दुख दुख होता है कि मेरा इंटरव्यू नंबर आएगा, होता है बढ़ता बीपी है ना, उसके लिए आप क्या करें, लंबे गहरे सांस लीजिए, 15-20 बार लेके शांत कर लीजिए। अंदर आने के बाद तो इस तरह मेंबर है, 4 मेंबर बैठेंगे आराम से, अच्छी सी बातें होंगी। सुबह शाम आप ये जो बाहर खुली हवा में ना घुमा करो, आप थोड़ा सा हंसा करो, उठा के लाओ, तो आपका चेयरफुल मूड है। बाकी अच्छी कैंडिडेट है हमारे हिसाब से, आपके अच्छे नंबर आने चाहिए सर। बिल्कुल इजी रखते हैं बोर्ड वाले। आप पहले दिया इंटरव्यू आपने? सर आरपीएससी में नहीं दिया सर, यहाँ दिया है सर। यहाँ तो दिया, आरपीएससी में नहीं दिया। नो सर। बहुत इजी रखते हैं बोर्ड। यहाँ तो आप स्ट्रेस पे भी जैसे दिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करते हैं, वो तो बिल्कुल इजी रखते हैं। बोर्ड क्या सेलेक्ट करने में लगा हुआ है, प्री कराया, मिल गया, मतलब छाड़ रहा है कि कौन सा मैं ले लूं, और नहीं रिजेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, रिजेक्ट नहीं कर रहा, इसको ले लूं, ऐसा कर रहा। आपको महसूस नहीं होने देगी वो, क्योंकि आप बिल्कुल वो सीरियस रहेंगे तो वो सोचते हैं कि सीरियस हाँ। है। और जो सर ने जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करेंगे, आप इसको कहिए ना सिलेक्शन होगा सर मेरा इस बार है जो। जी सर। ये कहिए ना आप, जो सिलेक्शन होगा सर मेरा इस बार है जो, मेरे अच्छे पेपर हुए हैं, रिटर्न अच्छा हुआ है, और आप लोगों की इसमें वो रहेगी, मेरा सिलेक्शन होगा सर है जो मेरा है जो। ये कह के उनकी भी है जो चेहरे पे हंसी आएगी इस बात से है जो। और जब लास्ट में इस तरह की बात होती है तो वो बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि पुरानी सब चीजें हैं वो, मान लीजिए जो भी आपकी कमी रही है ना वो भी भूल जाते हैं। इस तरह की बात होती है तो आपसे है वो। ओके सर। ठीक है। और जो सर ने बताया कि ये जो ईरान और इजराइल इसका ओवरऑल जो भी जो सीनेरियो चल रहा है, क्योंकि वहां पे भी बात करने के लिए इसके अलावा है भी नहीं चल रहा है, ये और है भी नहीं कोई, और सारी जो चीजें हैं वो सब गौण हो गई है वो। तो भारत में है वो इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा है वो क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, इनके 2-4-5 पॉइंट्स में जो ब्रीफ में आप उनको बता सके कि ये इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये ऊर्जा का संकट है, एलपीजी और पेट्रोल, इन्हीं पे संकट सबसे ज्यादा है वो। तो इसके ऑल्टरनेट है वो रास्ते, ऑल्टरनेट दूसरे देशों से है वो संपर्क किया जा रहा है, जहां से ये चीजें हमें मिल सके हैं। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा सा कुछ नया बताएंगी तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अच्छा होगा इंटरव्यू, आप जो ये सोच के जाइए वहां पे जो बिल्कुल है जो कि बहुत अच्छा इंटरव्यू देके आएंगे आप, और पहला इंटरव्यू देंगे, पहली बार में ही सिलेक्शन होगा आपका है जो, हमारा ये मानना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपने है वो एग्रीकल्चर को ही क्यों आधार नहीं माना आपने, है जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आप जो और काम कर सकती थी, ये हालांकि उनके पास में सामने नहीं है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रेफरेंस में आपने एग्रीकल्चर लिया है क्या, आप बोल दीजिए, क्योंकि उनके सामने तो है नहीं ये चीज। ठीक है ना सर?
मतलब नहीं भी हो तब भी ऑफ कोर्स सर आरएस तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, वरना हाँ, उनको हाँ, लगेगा वो तो कि रहेगी रहेगी। वो तो रहती है, वो उनको भी पता है, डिफेंड करना। उनको भी पता है, जी, हमें सर। भी पता है सब चीज। RSRP से ऊपर रहती है। वो तो रहती है। तो ये कोई इश्यू नहीं है। हम्म। तो एग्रीकल्चर में जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या है, भारत में क्या समस्या है सबसे बड़ी? सर लैंड होल्डिंग्स काफी कम हो गई है। एक छिपी हुई बेरोजगारी, Fragmented. डिस्गाइज जो हाँ, disguised अनएम्प्लॉयमेंट unemployment. जो है वो Yes, sir. इसमें एग्रीकल्चर में ही क्यों है? क्योंकि सर दूसरे एक तो ऑल्टरनेटिव्स क्या अपॉर्चुनिटीज है नहीं ये है गाँव में। डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या ये? सर मतलब फैमिली मेंबर्स उतनी नीड नहीं होती है फार्म में, उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो उसके लिए यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर से जोड़े उन्हें, ताकि वो मशीनरी और सब्सिडी का फायदा लेके farm में- मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, हाँ, इसलिए है सबसे बड़ी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करो ना फिर आप इसमें यस सर, जो- गॉट इट। तो क्योंकि आप तो उसमें टेक्निकल चीज बताओ ना आप। यस सर, एक सामान्य जो बात है वो तो सामान्य आदमी बता देगा, यस सर, तो इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से जोड़ के बताओ आप, यस सर, ठीक है ना? यस। बाकी अच्छा इंटरव्यू होगा, आराम से देख के आए, स्ट्रेस नहीं रखें चेहरे पे। वहां बहुत स्ट्रेस, वहां जाके भूल भाल जाते हैं बिल्कुल, जो कई लोग तो बिल्कुल सब हड़बड़ा इतने जाते हैं कि जैसे पाइप नेचुरल गैस में और हमारी जो एलपीजी आती है इसमें, उनमें सरकार के पास वो काफी कम रेट पे भी है, तो ऐसा क्यों है सर उसमें? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बच जाएगा ना उसका, मतलब बार बार सरकार है, सिलेंडर आ रहा है, डील वो आ रहा है, वो डायरेक्ट वहीं से आएगी ना पाइप से। यस सर। बाकी जो कॉम्पोजिशन है दैट इज सेम। उसको आप और पढ़ लेना। कंपोजिशन सेम अलग है। नहीं है इसमें, नेचुरल गैस अलग है, वो अलग है। कंपोजिशन सेम नहीं है। ये वहां से नहीं बनती है, जो नेचुरल गैस डिफेंस में भंडार है हमारे यहाँ पे है काफी, वो अलग निकलती है, वो- उसको पढ़ लेना। किसके पास में ये जिसका है जो पीएनजी का है वो कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? सर उसका हमारे यहाँ जयपुर में कौन बिछा रहा है पाइपलाइन है वो? एक गुजरात की कंपनी टी, क्या नाम उसका सर? बोर्ड लगा रहा है उसका कहते थे टोरेंट है। टोरेंट। यस। टोरेंट। टोरेंट केस एजेंसी। टोरेंट। तो इसको आप पढ़ लेना, अलग है दोनों सेम। टोरेंट के। और अभी तक स्थिति ये है, देखिए गवर्नमेंट अपना फोकस थोड़ा सा कम कर रही है कि एलपीजी पे है। अभी तक ऐसे 3 लाख कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। करेक्ट। ओके सर। तो इसको कम कर और थोड़ा सा बढ़ावा भी दे रहे हैं ये कि एलपीजी पे है वो इनकी निर्भरता कम हो। यस। तो ये हमारे यहाँ तो यही है ना कि जब तक कोई संकट नहीं आता है तब कुआरी तक खोदते, पैदड़ी वाले कुआं खोदते हैं, जब तक कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तब तक हम जो उसमें एक तरह से उदासीन बने रहते हैं। सर जैसे मैंने एग्रीकल्चर किया है, इसको मैं बहुत इफेक्टिवली, अब एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रही हूँ, तो इसको मैं सर बहुत इफेक्टिवली कैसे बोल सकती हूँ कि मेंबर्स को देखिए आप जो गांव का आधार है वो एग्रीकल्चर है। एसडीएम बनते हैं, एसडीएम के अंडर में जो ब्लॉक है उसमें है जो किस तरह की खेती होती है, उसमें है जो आप जो काफी है वो हेल्प कर सकते हैं वहां के फार्मर्स को, आगे किस तरीके की है जो उनको बीज लेने चाहिए, किस तरह की इरिगेशन की फैसिलिटी लेनी चाहिए, कि हाइब्रिड्स को है वो कैश क्रॉप्स है वो उसके ऊपर जोर देना चाहिए जो, तो इस तरह की चीजें हैं वो एग्रीकल्चर से जोड़ के है वो आप कर सकते हैं। और तो महिलाएं सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है इन्वॉल्व हैं, महिलाएं हैं, रूरल जो यस सर, विमेन्स हैं वो ही हैं, उन्हीं के भरोसे चल रहा है एग्रीकल्चर, 18 घंटे वही काम कर रही है और सारा काम वही कर रही हैं जो। जी सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके पास में जो एकेडमिक्स हैं वो कृषि से पूरे भरे पड़े हैं, जी सर। तो अपेक्षाएं आपकी बोर्ड से, अगर आप उनके साथ में मुखातिब होती है, अगर आप उनको उस लेवल तक लेके जाना चाहती हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे आप 25-30 मिनट जो होगी वहां पे उनके कंज्यूम कर सकते हैं आप। जी सर। अब सर जो कह रहे थे कि जिस प्रकार से अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसमें कृषि सेक्टर्स के अंदर किस प्रकार के एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें जो बाहर से आयातित होने वाली होती थी, अब इसको आप कैसे करेंगे? तो एक तो जैसे कह रहा है कि आपदा में अवसर को बदलने का ये जो समय है, और साथ में कृषि सुधारों के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात करी जा सकती है, इनाम से शुरुआत करके एमएसपी तक लेकर के बात कर सकते हैं। जी सर। लास्ट में ये है कि जब आजाद भारत हुआ था तब भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा, 50% से कहीं ज्यादा जो है कृषि क्षेत्र पे थी।
उसके बाद जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता था, और आज अगर देखा जाए तो सबसे कम जीडीपी का सेक्टर, जनसंख्या तो उतनी से थोड़ी कम हुई है, लेकिन प्रतिशत जीडीपी में बहुत काफी कम कम हो हो गया बहुत कम हो गया। घट गया, उसको पढ़ लेना उसको। है ना? तो इस पे बातचीत करा तो फिर बाकी आप मेच्योर और सिंसियर हैं। जी सर। और- इसके मुख्य कारण क्या रहेंगे सर? जैसे जीडीपी में अब फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल, जिस हाँ। प्रकार की- प्रोडक्टिविटी कम हो गई हाँ, है, yes, कैसे yes. प्रोडक्टिविटी Yes. एक तो उसके बाद में इसको कैसे पार कर सकते हैं, तो जिस प्रकार से काश्तकारी कानून आए, भू राजस्व कानून आए, उसके जी, बाद सर। में हमने एक चकबंदी शुरू करा, जिससे Yes, sir. खेतों को जोड़ा हमने। यस सर। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो बेजा इस्तेमाल हुआ, जिसका प्रश्न आपका ये था कि ज्यादा इस्तेमाल हुआ, कैंसर। जिसकी वजह से कैंसर जैसे असाध्य रोग जो है वो होने लगे, जी सर। है ना। तो इसके बीच में इस प्रकार से एक संतुलन बनाया जाने की आवश्यकता है, हम्म। है ना। तो आपके पास में वो सारी चीजें बताने के लिए है कि 35 मिनट तक लोग आपको सुनेंगे। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका कन्वर्जन है वो नॉन एग्रीकल्चर कामों के लिए कितना हो गया? बहुत हो गया, कितने कितना सारे हो गया? बिल्कुल। इंडस्ट्रियल वो कर रहे हैं, जो- प्लॉट्स कट रहे हैं। जो अवेलेबल जो लैंड है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो है कम होगी। वो बहुत कम होती जा रही है। जी सर। राजस्थान में इजराइल टेक्निक्स लेकर के हम होहोबा और जोजोबा की खेती लेकर के आए हैं कि बूंद बूंद पानी वाली। राजस्थान का जो अगर देखा जाए तो भूजल स्तर जो है वो डार्क जोन में चला गया, यस सर। तो कृषि अपने आप में कैसे सस्टेन करेगी? पानी नहीं डाल। पानी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा सिक्कर जयपुर के आसपास या जो भी आप यस कहीं से भी बात कर सकते हैं जहाँ पे बहुत नीचे भूजल स्तर चला गया है, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? ये द्रव्यवती नदी भी है भी जो चर्चा में रही थी, लेकिन आप कर मान जाओगे। लीजिए जयपुर दिख जाता है उनको, जयपुर का और लास्ट में एक सलाह जो सर कह रहे थे, दोनों सर कह रहे थे, लोड प्रेशर थोड़ा कम लेना, ठीक है ना। कोई जो- क्वेश्चन नहीं आ रहा, बिल्कुल मना कर देना आप। सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी बोल मना देना। करते उसमें उसी में देखते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल है जो, हैं। सॉरी सर, मैं इसका अध्ययन करूंगी, सॉरी सर, हाँ। मैं इसके बारे में पूरा जानकारी और जानकारी और पढ़ूंगी, ऐसा और करके पढ़। इसमें कोई बुराई नहीं है। वो बहुत पॉजिटिव लिया जाता है ये चीजें। ओके सर। सब प्रश्नों के उत्तर आना जरूरी नहीं सब है, नहीं, सब जो आप दें बड़े कॉन्फिडेंस से दें, मतलब जो बैठता है उसके 60% जवाब सही होते हैं। वो वहां बैठे हैं उनको भी नहीं पता है। We are already tested by the RPS in the written and prim also. ओके सर। ध्यान तो आपका टेस्ट हो चुका है ना, यहाँ तक खाली पर्सनालिटी टेस्ट किया आपका, कि सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करती है ना। यस। ठीक चलो है, राकेश जी। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, खुश रहना बस, खुश रहना, भगवान पे भरोसा रखना, अच्छा होगा ना। सुबह शाम बाहर खुली हो, घुमा करो, ताजी हो ना। ओके सर। थैंक यू सर। ज्यादा नया कुछ मत देखना आप, तो ये जो सिर्फ अखबार भी ध्यान रखना, किताबें मत पढ़ना होगा।